हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया सेशन लेकर के। तो आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। और आज हम चर्चा करेंगे अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज हम अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग से संबंधित विचार जो है किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1956 में दिया था। तो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से संबंधित विचार गिलफोर्ड ने सन 1956 में दिया था। कब दिया था? 1956 में दिया था। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे अपसारी चिंतन के बारे में, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए, अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन सृजनात्मक चिंतन, खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। अपसारी चिंतन में जब किसी समस्या या कठिनाई को व्यक्ति के सामने रखा जाता है, तो उस समस्या के समाधान करने के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता का प्रयोग करता है तथा इस समस्या के समाधान के लिए के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी चिंतन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि सृजनात्मक चिंतन किसे कहते हैं, तो अपसारी चिंतन को कहते हैं। अब अपसारी चिंतन सृजनात्मक चिंतन, खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता, खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। अपसारी चिंतन में जब किसी व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या या कठिनाई रखी जाती है, तो वह उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा इस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन पर आधारित है। अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन पर आधारित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का मतलब यह होता है कि सामान्य सोच से अलग सोच पैदा कर किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपकी परीक्षा में यहीं से बन जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन से संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या कि अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन पर आधारित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का मतलब यह है कि सामान्य सोच से अलग सोच पैदा कर किसी अन्य चीज़ के बारे में सोचना। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब समझते हैं उदाहरण के द्वारा अपसारी चिंतन कैसे होता है। अब देखिए अपसारी चिंतन कैसे होता है। देखिए जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि जब एक शिक्षक कक्षा के बच्चों से कहता है कि ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल 30 हो, तो बच्चे विभिन्न प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब कैसे देते हैं? देखिए जैसे कोई संख्या है 30, ये संख्या है 30। अब शिक्षक ने कहा बच्चों से कि दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका गुणनफल 30 हो। तो अब बच्चा क्या है? एक बच्चा कहेगा 5 × 6, 5 6 जा 30। दूसरा बच्चा कहेगा 6 5 जा 30। तीसरा बच्चा कहेगा 10 3 जा 30। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से जो है बच्चे इस चीज़ का जो है हल करते हैं। जैसे चौथा बच्चा है वो कहेगा आपका 15 2 जा 30। तो इस तरह से बच्चे जो हैं एक ही समस्या का, एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब देते हैं। क्या देते हैं? अलग अलग जवाब, भिन्न प्रकार से जवाब देते हैं, अलग अलग जवाब देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। क्या कहा जाता है? अपसारी चिंतन। क्या कि जब एक ही समस्या के अनेक हल हों तो उसको क्या कहा जाएगा? अपसारी चिंतन। तो आपको समझ आया? चलिए एक और उदाहरण आपको बता देते हैं, उससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला उदाहरण है, इसके माध्यम से समझते हैं कि जब एक शिक्षक कक्षा के बच्चों से पूछता है, यानी कि कक्षा के बच्चों से एक शिक्षक ने पूछा कि अगर धरती पर पेड़ ना हो तो क्या होगा, तो बच्चे इसका विभिन्न प्रकार से जो है जवाब देते हैं। अब कैसे? अब समझ लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे ये पेड़ है, अब यहाँ पे हमने बच्चों से प्रश्न किया इसके बारे में। क्या किया हमने? बच्चों से प्रश्न किया। बच्चों से इसके बारे में शिक्षक ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि अगर इस धरती पर पेड़ ना हो तो क्या होगा?
तो कोई बच्चा कहेगा कि जीवन नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। कोई कहेगा जीवन नहीं होगा, धरती पर जीवन नहीं होगा। कोई कहेगा यहाँ पे कि ईंधन के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? ईंधन के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, ईंधन के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी। कोई क्या कहेगा कि हमें क्या नहीं मिलेगी? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? हमें हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कोई क्या कहेगा कि हमें फल नहीं मिलेंगे, यानी कि पेड़ से भी फल लगते हैं, फल नहीं मिलेंगे, हमें फल नहीं मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे। तो क्या हुआ? जब शिक्षक ने एक कक्षा के अंतर्गत जो है बच्चों से पूछा कि अगर धरती पर पेड़ ना हो तो क्या होगा, तो बच्चों ने इसके विभिन्न प्रकार से जवाब दिया। क्या किसी ने दिया कि धरती पर जीवन नहीं होगा, सब खत्म हो जाएंगे। दूसरे ने कहा कि हमें ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त नहीं होगी। एक बच्चे ने कहा कि हमें इनसे मिलने वाली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगले बच्चे ने कहा कि हमें पेड़ से प्राप्त होने वाले फल प्राप्त नहीं होंगे। तो ये क्या हुआ? अपसारी चिंतन, यानी कि एक ही समस्या के अनेक हल, विभिन्न प्रकार से दिए गए हल क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अब कभी आप जो है अपसारी चिंतन को नहीं भूलेंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे नंबर 2 क्या है हमारा? अभिसारी चिंतन। अभी हमने क्या पढ़ा था? अपसारी चिंतन। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब हम क्या करेंगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभी हमने क्या पढ़ा था? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। जी हाँ, देखिए पहले आपने देखा कि एक ही समस्या के अधिक हल थे। अब इसमें क्या है कि एक ही समस्या का एक हल होगा। अब देखिए, इस प्रकार के चिंतन में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती, यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देती। अभिसारी चिंतन में किसी समस्या के हल निकलवाने पर केवल और केवल एक ही हल निकलता है। जब कोई बालक पहले से बने नियम तथा और तथ्यों के आधार पर किसी समस्या का हल निकालता है तो उसके द्वारा किया गया चिंतन अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। तो ये क्या होता है? ये अपसारी चिंतन का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे अपसारी चिंतन में एक समस्या के भिन्न भिन्न जो है हल होते हैं, अभिसारी चिंतन में क्या होता है? केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, यानी कि समस्या का हल एक ही बिंदु पर आधारित होता है। इस प्रकार के चिंतन में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती, यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देती है। यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देती है। अभिसारी चिंतन में किसी समस्या के हल निकालने पर केवल और केवल एक ही हल निकलता है। जब कोई बालक पहले से बने नियम तथा तथ्यों के आधार पर किसी समस्या का समाधान करता है तो उसके द्वारा किया गया चिंतन अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोनों ही ये अपसारी और अभिसारी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं आगे। अब देखिए, उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अब जब बच्चों से पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और तो नहीं है, अमित शाह तो नहीं है, योगी आदित्यनाथ तो नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो ये समस्या का एक ही हल हुआ। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ये कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो एक ही है। तो ये क्या होता है? अभिसारी चिंतन होगा। अब अगला यहाँ देखिए, आप यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं। अब इसको करने के बाद अब क्या बनेंगे आपसे पूछा जाए, तो अब क्या बनेंगे इसको करने के बाद बताइए? तो क्या बनेंगे? शिक्षक ही तो बनेंगे। क्या बनेंगे? शिक्षक ही तो बनेंगे। अब आईएएस थोड़ी ना बन जाएंगे, आईएएस थोड़ी ना बन जाएंगे, रेलवे अधिकारी थोड़ी ना बन जाएंगे, रेलवे अधिकारी थोड़ी ना बन जाएंगे, एसएससी अधिकारी थोड़ी ना बन जाएंगे। तो क्या बनेंगे आप? शिक्षक बनेंगे। तो समझ आया, ये होता है अभिसारी चिंतन। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो एक ही हल है समस्या का, प्रधानमंत्री एक ही हैं। आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ। और यहाँ पे आप यूपी टेट सी टेट पास करके क्या बनेंगे? शिक्षक बनेंगे। क्या बनेंगे? शिक्षक बनेंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक समस्या का एक ही हल होता है, यानी कि एक ही बिंदु पर समस्या केंद्रित होती है। तो ये था हमारा अभिसारी चिंतन। तो आप समझ गए होंगे अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब एक उदाहरण के माध्यम से और आपको जो है कंफर्म कर देते हैं। यह देखिए, जब एक शिक्षक
जब एक शिक्षक बालक से यह प्रश्न पूछता है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बालक अभिसारी चिंतन के द्वारा देगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर निश्चित है। क्या है? उत्तर निश्चित है। इसका उत्तर कितना होगा? हमेशा 4 होगा। आपने क्या पूछा बच्चे से? 2 + 2 बराबर कितना होता है? तो 4। ये चीज़ निश्चित है। क्या है? ये निश्चित है। अब शायद आप समझ गए होंगे, अब शायद आज आप समझ गए होंगे कि अभिसारी चिंतन क्या होता है। अब अगर इसकी जगह आप यहाँ बच्चों से कहते कि ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको जोड़कर 4 आता हो, तो बच्चा कहेगा 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, 1 + 3 = 4। इस तरह से बच्चा आपको बताता। तो ये क्या? तो अभिसारी चिंतन। पर यहाँ क्या है? यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ केवल एक समस्या का एक ही हल है। क्या है? यहाँ पे एक ही हल है। एक समस्या का एक ही हल है। यही क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। यानी कि आपसे बच्चे ने पूछा 2 + 2 बराबर, तो 4 ही होगा। 5 + 5 तो 10 ही होगा। तो ये क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आपको बहुत महत्वपूर्ण ही बिंदु अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जो है आपका अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बता देते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा और आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। तो यह क्या है कि अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। इसी के विपरीत क्या होता है कि अभिसारी चिंतन जो है यह एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। यह खोज अवसर प्रदान नहीं करता है। यह नवीन ज्ञान खोजने का या किसी भी समस्या का एक से अधिक खोज करने का अवसर प्रदान नहीं करता है। अगला क्या है? अगर आपका अभिसारी चिंतन से बालक की कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। यहाँ पे अभिसारी चिंतन में क्या होता है? अभिसारी चिंतन से जो है बालक की कल्पना शक्ति एवं बुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। आगे अगला क्या है आपका? इस प्रकार के चिंतन में बालक सृजनशील बनते हैं। अगला यहाँ पे इसके विपरीत यह क्या है? इस प्रकार के चिंतन में बालक में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आगे आपका इस प्रकार के चिंतन के द्वारा खोजा गया समस्या का समस्या समाधान मुक्त अंतर्वाल होता है, यानी कि आउट ऑफ बॉक्स होता है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स किस चिंतन से संबंधित है? तो ये अभिसारी चिंतन से संबंधित है। इसके द्वारा खोजा गया जो समाधान होता है वो बंद यानी कि क्लोज एंडेड वाला होता है। तो यहाँ देखिए अभिसारी चिंतन में क्या होता है? अभिसारी चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। यह खोज अवसर प्रदान नहीं करता है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? यह बालक की कल्पनाशीलता एवं बुद्धि का विकास करता है। तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है? अभिसारी चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। यह विभिन्न बिंदुओं पर केंद्रित होता है। यह खोज का अवसर प्रदान नहीं करता, यह खोज का अवसर देता है। अभिसारी चिंतन से बालक की कल्पना शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। अभिसारी चिंतन में बालक की कल्पना शक्ति और बुद्धि पर कोई सकारात्मक प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है हमारा, इस प्रकार के चिंतन में बालक सृजनशील होता है। क्या होता है? सृजनशील होता है। और इस प्रकार के चिंतन में बालक में रटने की प्रवृत्ति आती है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि किस प्रकार के चिंतन में बालक सृजनशील होता है? तो अभिसारी में होता है। और रटने की प्रवृत्ति किस में आती है? अभिसारी में आती है। अगला क्या है? इस प्रकार के चिंतन के द्वारा खोजा गया समस्या समाधान मुक्त अंतर वाला होता है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स होता है। ये आपसे पूछा गया है और पूछा जाता है परीक्षा में। इसके द्वारा खोजा गया समाधान क्या होता है? क्लोज एंडेड होता है। क्या होता है? क्लोज एंडेड होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि परीक्षा में कि किस चिंतन द्वारा जो है समस्या समाधान बंद अंत वाला होता है? तो ये क्लोज एंडेड जो होता है अभिसारी चिंतन में होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट है हमारा, अभिसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकलता है, यानी कि इसके द्वारा एक ही समस्या का एक से अधिक हल निकलता है। और इस प्रकार के चिंतन में किसी भी समस्या का केवल और केवल एक ही हल निकलता है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार के चिंतन का किसी निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होती है। इस प्रकार का चिंतन किसी निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होता है। और अभिसारी चिंतन क्या है? यह एक निश्चित तथ्य पर आधारित होता है। अभिसारी चिंतन, अगले पॉइंट में, अभिसारी चिंतन एक ही समस्या का हल अलग अलग विधि द्वारा निकाला जाता है। अभिसारी चिंतन में क्या होता है? किसी समस्या का हल सिर्फ ज्ञात विधि द्वारा ही निकाला जा सकता है। अभिसारी चिंतन में क्या है? एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता। यह किसी समस्या का पूरा अवलोकन करने के बाद नतीजा प्रदान करता है। अभिसारी चिंतन सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। अभिसारी चिंतन केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। तो अभिसारी चिंतन जो है, अभिसारी चिंतन के फलस्वरूप क्या होता है? अभिसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकलता है। इसमें विभिन्न प्रकार से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और अभिसारी चिंतन में क्या है? इसमें किसी समस्या का हल केवल और केवल एक ही होता है। इस प्रकार के चिंतन
इस प्रकार का चिंतन किसी निश्चित तथ्य पर आधारित नहीं होता। इस प्रकार का चिंतन जो है एक निश्चित तथ्य पर आधारित होता है। आगे इसमें है अपसारी चिंतन से एक ही समस्या का हल अलग अलग विधि द्वारा निकाला जा सकता है। इसमें क्या है, अपसारी चिंतन से किसी समस्या का हल सिर्फ ज्ञात विधि द्वारा ही निकाला जा सकता है। अपसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होता, यह किसी समस्या का पूरा अवलोकन करने के बाद नतीजा प्रदान करता है। इसमें क्या है, अभिसारी चिंतन सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताइए आपको यह क्लास कैसी लग रही है। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट है, अपसारी चिंतन का हल उतना सटीक नहीं होता। अभिसारी चिंतन का जो हल जो है शुद्ध और सटीक होता है। क्या होता है, शुद्ध और सटीक होता है। यहाँ पे अगला पॉइंट, अपसारी चिंतन द्वारा किसी समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है। इसमें क्या है, अभिसारी चिंतन में किसी समस्या के समाधान जल्द हो जाता है। तो क्या है, अभिसारी चिंतन के अंतर्गत क्या होता है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत क्या होता है कि अपसारी चिंतन का हल उतना सटीक नहीं होता। अभिसारी चिंतन का जो हल जो है वो शुद्ध और सटीक होता है। और अपसारी चिंतन द्वारा किसी समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है, इसमें समय अधिक लगता है। और अभिसारी चिंतन द्वारा किसी समस्या का समाधान जो है जल्द निकल आता है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपसारी और अभिसारी चिंतन से संबंधित। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। अब कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने जो है चिंतन की परिभाषा दी है, ये हम आपको बता देते हैं कि नंबर 1 है हमारा रोश के अनुसार चिंतन। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या, कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। यह किसने कहा, रोश ने कहा। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा गैरट के अनुसार, चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। यह किसने कहा, हमारा गैरट साहब ने कहा था। क्या कहा कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगली इंपॉर्टेंट परिभाषा है वैलेंटाइन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य और अविराम गति से प्रभावित होते हैं। क्या कहा इन्होंने कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। अगला है हमारा गिलफोर्ड ने कहा कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित है। क्या कहा इन्होंने कि चिंतन जो है प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उम्मीद है कि आप सभी को हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं और मिलते हैं जल्दी आपसे एक इसी तरह की अच्छी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।